पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पशु परिचय के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम भौतिक प्रदेश के अंदर पूर्वी मैदान पढ़ रहे थे और पूर्वी मैदान के अंदर हमने उपविभाजन किया है। और उपविभाजन किया है कितने? 4। कौन कौन से भाई? जितनी नदी है उतने ही हमने उपविभाजन कर दिए, जैसे चंबल, बनास, चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। इनके बेसिन लगा देंगे तब इनके उपविभाजन हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन, इन 4 का हमने उपविभाजन किया है। इसके साथ ही हम हिस्ट्री की क्लासें भी चला रहे हैं, तो जो लोग इसके साथ हिस्ट्री भी देखना चाहते हैं वो हिस्ट्री देख सकते हैं। मैंने खूब कोशिश की है कि खूब समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक कल मैंने कमेंट पढ़ा था, उसकी अभी तक भी मेरे पास आ रही है। वो उसने किया था कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो लिखा नहीं, हम नहा, इतना ही लिखा कि हम नहा। इसका अर्थ यही होगा कि हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो भाई जो नहीं पढ़ना चाहता वो मत पढ़ो, क्योंकि अगर सभी पढ़ने लग जाएंगे तो फिर जो कारीगर के पास जो मिस्त्री होते हैं या फिर जो मजदूर होते हैं उनका काम कौन करेगा? तो ऐसे लोग जो आज नहीं पढ़ रहे हैं उनका भविष्य में यही दिखेगा कि जो ये बेरोजगार रहेंगे उनको ऐसे काम करने पड़ेंगे, या फिर उनका फ्यूचर एकदम से खराब हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमें अच्छी तरीके से हम आगे की लाइफ बिता पाए, तो इसे एजुकेशन से बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन है तो ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट नौकरी लगे। अगर हमारी किस्मत में है तो हम गवर्नमेंट नौकरी लग सकते हैं, अगर नहीं लगेंगे तो एजुकेशन तो हमारे पास है ना। हमारी एजुकेशन हमारे पास है, हम इसके थ्रू कुछ भी जॉब कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम बेरोजगार नहीं रह सकते। एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक जीरो पर खड़ा व्यक्ति उन्नति की ओर जा सकता है। तो इसलिए ये एजुकेशन है, इसे आप ये मत समझिए कि हमें ओनली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़नी है। जी नहीं, अगर आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो आप इस एजुकेशन को लीजिए। और आप चाहते हो कि नहीं, हमें भविष्य नहीं सुधारना, हमें वही मजदूरी का काम करना है, वही ऐसे सोचना है कि शाम को 2 वक्त का खाना भी हमें कैसे नसीब होगा, ऐसी वाली चीजें अगर आपके दिमाग में आती है, आगे की लाइफ के बारे में अगर आप सोचते हो, और ऐसे एग्जाम्पल आपके पास बहुत से आएंगे। और फिर देखना, क्योंकि जब आदमी गरीब होता है ना, उसके पास कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। और अगर वो पैसे वाला हो जाता है या 2 पैसे उसके पास हो जाते हैं तो हर आदमी उसका साथ देने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, अपने फ्यूचर को बनाएं, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पूर्वी मैदान का उपविभाजन। और पूर्वी उपविभाजन कितने किए हमने? 4। कितने किए? 4। कौन कौन से किए? एक तो किया हमने माही बेसिन। क्या किया हमने? माही बेसिन। एक क्या किया हमने? बनास बेसिन। क्या किया? बनास बेसिन। एक हमने किया चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। और एक हमने किया बाणगंगा बेसिन। कौन सा किया हमने? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। ये हमने इनको 4 पार्टों में बांट लिया। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले में कि बाणगंगा बेसिन सबसे उपजाऊ है और इस उपजाऊ को रोही का मैदान कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ये माही बेसिन। क्या पढ़ते हैं? माही बेसिन। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि ये नदियां हैं, लेकिन ये माही है, माही नदी है, समझ में आता है। लेकिन ये बेसिन क्या है? अर्थ आता है कि हम बेसिन आप लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, बेसिन किसे कहा जाता है? जैसे ये नदी प्रभावित हो रही है, यहाँ पर ये नदी प्रभावित हो रही है, ये पानी यहाँ पर जा रहा है, लेकिन इस पानी की वजह से यहाँ तक क्या हो रहेगी? नमी रहेगी, जिससे क्या है कि यहाँ की जो फसल होगी, यहाँ का जो उत्पादन होगा, उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये नदी बह रही है और यहाँ तक क्या है? इसकी नमी है। जहां तक इसकी नमी होती है वहां तक उस नदी का बेसिन होता है। चाहे कोई सी भी नदी हो, नदी प्रभावित हो रही है और उसके पास जहां तक उस नदी की पानी की वजह से नमी होती है, भूमि नमी होती है, वहां तक का हिस्सा क्या कहेगा? उस नदी का बेसिन कहलाता है।
तो ये चीजें ध्यान रखें कि बेसिन किसे कहते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सी कैसे आएगी। तो बेसिन समझ में आ गया। अब ये माही बेसिन है, ये है कहाँ पर, जिले देखते हैं। क्या देखते हैं, इनके जिले देखते हैं। तो देखिए जिले के अंदर ऐसे देखिए माही है, कैसे बहती है, ये नदी है और ये उल्टे यू आकार में बहती है। कैसे बहती है, उल्टे यू आकार के अंदर बहती है। हम इसको इधर लिखते हैं कि ये माही नदी है, ये उल्टे यू आकार के अंदर ऐसे बाहरी नदी बहती है। और इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, खादूग्राम बांसवाड़ा से। खादूग्राम बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बाकी इस नदी को पूरा हम किस में पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। आती कहाँ से है, एमपी से आती है, मेहंद झील से आती है। ये सब चीजें आपको अफवाह तंत्र के अंदर मिल जाएगी। तो ये खादूग्राम से प्रवेश करती है कहाँ पर, बांसवाड़ा। तो ये कौन सा स्थान है सब, ये हमने देख लिया बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा के आगे कहाँ, प्रतापगढ़। तो ये प्रतापगढ़ के अंदर भी जाती है। और यहाँ पर होगा हमारा डूंगरपुर। क्या होगा, डूंगरपुर। ये डूंगरपुर यानी 3 जिलों में प्रभावित होती है। राजस्थान में उल्टे यू आकार के बहती है और फिर वापस खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये नदी बहती है। तो जिले कौन से आ जाएंगे, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। क्या, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये माही बेसिन के जिले हैं। अब यहाँ आती है एक चीज, आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिए, बाकी लाइनें आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। यहाँ पर जो माही नदी बहती है तो ये एक मैदान का निर्माण भी करती है। किसका निर्माण करती है, मैदान का। तो इस मैदान को क्या कहते हैं, काठल का मैदान। माही के जो ये किनारे हैं, क्या, जो ये किनारे हैं, इन किनारों को क्या कहा जाता है, किनको, इनके मैदान को तो हमने क्या कहा, काठल का मैदान कह दिया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इनके किनारे को क्या कहा जाता है, ये काठल ही कहा जाता है। तो किनारों को क्या कहेंगे, हम काठल कहेंगे। और काठल का ये मैदान है, इसे हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान भी हम कहते हैं कि भाई काठल के मैदान है, इसको हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं। ये प्रतापगढ़ यहाँ पर स्थित है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों की सीमा रखती है। तो जब ये नदी यहाँ तक रहेगी प्रतापगढ़ तक, तब इसे हम काठल का मैदान कहेंगे, काठल का किनारा कहेंगे, छप्पन का मैदान कहेंगे। तीनों चीजें आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ आगे बढ़ जाता है, फिर यह सीमा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बनती है। तो जहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा बनती है उस किनारे को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेवल। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को काठल का मैदान, काठल का किनारा कहा जाता है। माही नदी के किनारे को काठल कहा जाता है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर को क्या कहा जाता है, मेवल। यहाँ पर जो नदी का किनारा बनता है उसे क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। तो बस यही चीजें हैं इस माही बेसिन के अंदर। क्या लिखेंगे, काठल का मैदान। सबसे हमने लिखा काठल का मैदान। अब काठल के मैदान में हम क्या लिखेंगे, भाई काठल का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य नदी द्वारा निर्मित मैदान। जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो नदी द्वारा निर्मित मैदान है उसे क्या कहेंगे, हम काठल का मैदान कहेंगे। फिर दूसरा आता है कि छप्पन का मैदान। क्या, छप्पन का मैदान। तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच इसी भाग को हम क्या कह देते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। तो इसे काठल का मैदान कहते हैं या छप्पन का मैदान। काठल का मैदान भी बोल देते हैं, छप्पन का मैदान बोलते हैं। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं मेवल। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, मेवल का मैदान।
हमें बोला जाता है कि मेवल का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन आता है कि मेवल का मैदान कहाँ से कहाँ तक, तो आप कंफ्यूजन मत कर देना कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ हो जाएगा काठल और प्रतापगढ़ से डूंगरपुर हो जाएगा मेवल। ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि प्रतापगढ़ आगे बढ़ जाता है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों सीमा बनाते हैं, तो इसलिए मेवल का मैदान कहाँ पर हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। मेवाड़ का मैदान कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये कौन सा हो जाएगा, मेवल का मैदान हो जाएगा। ये हमने माही बेसिन पढ़ा। इसके अंदर आप फिर भी मैं आपको बोल दूं कि ये चीजें वही है जो हमने इस डायग्राम में पढ़ी है। ऐसे अगर आप उल्टे यू आकार का बनाओगे तो आपको ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी कि माही नदी उल्टे यू आकार की बहती है। फर्स्ट बात तो ये। सेकंड बात यह है कि ऐसे याद करोगे तो आपको ये चीजें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और जब आप रिवीजन करोगे फटाफट तो ओनली ये डायग्राम ही देखने को मिलेंगे। ये है डायग्राम बना के पढ़ने के लिए स्मार्ट तरीका। तो ये हमने आज की क्लास में देखा, पूरे मैदान का उपविभाजन हमने इस क्लास में देख लिया। यह क्लास ही कैसी लगी है आपको, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जिन स्टूडेंटों को आवश्यकता है ऐसे मैटर की या कुछ पढ़ने की तो वो अच्छे से पढ़ सके। और ये पशु परिचय की एग्जाम है, 10th लेवल की है। अगर आप इसको एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपके पास बेरोजगार नाम का धब्बा आपके नाम के आगे नहीं लगेगा। उसके बाद आप चाहे कितने भी बड़ी वैकेंसी की तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और एक कंपटीशन को पास करने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। इसलिए समय मत गवाइए, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही पहले तो उम्र ज़्यादा हुआ करती, अब उम्र कम है। लगभग 35 तक हम पढ़ने में बिता देंगे तो उसके बाद कब हमारी लाइफ सेट होगी और कब हम आगे की लाइफ जिएंगे। तो इसलिए अपना टारगेट सेट करो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। यह क्लासेस आप कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।